Now it's your question number 4. Given that HCF of 306 and 657 equal to 9, find LCM of 306 and 657. तो ये क्या देखिए, अभी आपको मैंने बताया था ना, जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं, जो रिलेशंस पढ़े हैं बिटवीन HCF LCM एंड टू गिवन नंबर्स, ठीक है ना। 3 नंबर में के लिए रिलेशन लागू नहीं होता है, सिर्फ 2 नंबर्स के लागू होते हैं। ये बात दिमाग में बैठा करो। तो HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो आपको HCF इन दो नंबर का गिवन है और बोला कि इसका LCM फाइंड करें, मतलब दोनों नंबर भी गिवन है और दोनों नंबर का HCF भी गिवन है। तो आपको फाइंड करना है इन दोनों नंबर का LCM क्या होगा। तो हियर इट्स गिवन दैट द टू numbers are 306 and 657. Also HCF of 306 and 657 is 9. ये देखिए गिवन है, ठीक है। तो वी हैव, यानी हम लोग जो रिलेशन जानते हैं ये बात कि वी हैव LCM into HCF equal to product of the two numbers। तो जो हम जानते हैं सब रिकॉल कर लिए, जो थ्योरी हमको पता है वो हमने रिकॉल कर लिए। अब यहाँ पर कहा कि LCM को रख दिए इनटू HCF के जगह 9 लिख दिए, कहा कि HCF हमको 9 गिवन है, ठीक है। तो HCF को हटा लिख दिए और जो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है तो दोनों नंबर को लिख दिए 306 एंड 657। क्लियर हुआ ना। मतलब जो हमको गिवन है वो एंट्री हम पहले लिख दिए, उसके बाद जो रिलेशंस का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन को रिकॉल कर लिए, ठीक है ना। ये तो हम पढ़े हैं, आपको कंसेप्ट में बताया था, उस टाइम बताया था कि HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। और अभी भी कई क्वेश्चन में हम इस बात को रिपीटेडली आपको बताते जा रहा है, सो एज दैट रिलेशन आपको बराबर के लिए याद हो जाए, आप कहीं भूले नहीं। रिपीटेडली सुनिएगा तो कोई बात याद हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो LCM हमको निकालना है तो इसको रख दिए, HCF हमको गिवन है तो ये लिख दिए और दोनों नंबर हमको गिवन है तो ये भी हम लोग लिख दिए। दोनों का प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। तो LCM अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, LCM को छोड़ दिए और 9 को ले आकर के इन दोनों से डिवाइड कर दिए। अब 9 से अगर आप 306 को काट कर देते हैं तो ये हो जाता है 34। तो ये हो गया आपका 34, ठीक है ना। 34 इंटू 657। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करना आता है ना, 10 में पढ़ रहा है ना। तो मल्टीप्लिकेशन तो हम ऑपरेट करके नहीं बताएंगे ना, ये तो आपको करना है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके इन दोनों को बराबर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करिएगा। इसी बहाने थोड़ा सा आप इसमें इन्वॉल्व हो जाइएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका LCM जो है 2238 आई मीन 22,338 आंसर आपका आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। ये क्वेश्चन एक डिफरेंट एटीट्यूड का क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट टाइप है। क्यों? ये है लॉजिकल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लॉजिकल क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें क्या है, आपको थियोरेटिकल जो कंसेप्ट्स है ना उसका यूज करते हुए इसको एक्सप्लेन कर देना है कि ये जो बोल रहा है वो संभव है या नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर ही है, और आप कह सकते हैं कि ना ही है। तो ऐसा क्वेश्चंस को आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी कह सकते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है, 6 to the power n can end with 0, जहां n नेचुरल नंबर है। तो ये 6 to the power n जो नेचुरल नंबर है, इस n को अगर आप हटाना चाहते हैं इसके एग्जैक्ट वैल्यू से तो क्या होगा, 6 to the power 1 होगा, 6 to the power 2 होगा, 6 to the power 3 होगा, 6 to the power 4 होगा, डॉट डॉट डॉट। आप जितना भी पावर ले सकते हैं, नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 से लेकर के कुछ भी। तो 6 to the power 1 यानी कि 6 यानी कि 2 into 3, 6 to the power 2 मतलब 6 into 6, तो 2 into 3 2 into 3, 6 to the power 3 मतलब 6 into 6 into 3 6, तो 2 into 3 2 into 3 2 into 3। तो आप क्या देख रहे हैं, 6 to the power कुछ भी हो जाए, अगर हम इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें दो ही फैक्टर प्राप्त होगी, यह है 2 और 3।
only two prime factors we have from the composite number 6, केवल दो ही प्राइम फैक्टर है। अब चलिए इसको कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 6 टू द पावर n जब n नेचुरल नंबर हो तो ये एंड विद 0 होगा। तो एंड विद 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 6 इंटू 5 ज़ा 30 होता है, ठीक है, या 6 के जो फैक्टर्स है 2 और 3, तो 2 इंटू 5 ज़ा भी 10 होता है, और इसलिए आपको एक 5 की आवश्यकता पड़ेगी अगर 6 टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर हो, इसको 0 से एंड करने के लिए। अगर इसमें 5 का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है या नहीं हो सकता है तो ये कतई 6 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता है। तो ये जो बात चर्चा मैंने किया आपके साथ, इसी को आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप, हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ये जानते हैं कि 6 का 2 और 3 के अलावे और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं होता है, और 6 को अगर 6 टू द पावर n को अगर 0 से एंड करना है तो इसके लिए 5 एज ए फैक्टर जरूरत होगा। तो आपको ये बात नीट एंड क्लीन समझा देना पड़ेगा कि भाई ये संभव इसलिए नहीं है कि 6 के पास 5 एक फैक्टर नहीं है। 6 के पास जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 है, जिसके द्वारा 0 एट द एंड पॉसिबल नहीं है। अब सवाल है कि बच्चे बोलते हैं सर इसको कैसे लिखेंगे, समझ तो गए सर आप जो बोले, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। आपको इसको पढ़ के भी मैं समझा देता हूँ, सुना भी देता हूँ, और आपसे ये कहूँगा कि इसको आप नोट कर लें, ठीक है। क्योंकि इनिशियल लेवल में जब आप ये लॉजिकल क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो 2-4 बार तो आपको किसी से सीखना ही पड़ेगा, किसी के द्वारा स्टेप्स लेना ही पड़ेगा, वरना डायरेक्ट आप पहली बार फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो आप करने में लड़खड़ाएंगे, दिक्कत तो आपको होगी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऐसा हो सकता है 1% 2% स्टूडेंट जो है इसको बिना गाइडलाइन का भी कर सकता है, बट वो तो जनरल नहीं हुआ ना, हमें जनरल को देखना है, सबको देखना है, ठीक है। इसलिए मैंने अपने हिसाब से एक एक्सप्लेनेशन लिख दिया है कि ऐसा सिचुएशनल क्वेश्चन जो है जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर हो, जो लॉजिकल बेस हो, उसको आप कैसे आंसर करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो स्टेप्स मैं लिखा हूं देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हियर द क्वेश्चन इज 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0 फॉर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। हियर द क्वेश्चन इज यानी कि आप सवाल पूछा गया है कि 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी n एज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अगर n कोई नेचुरल नंबर हो तो 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0, यह प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो विद द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव 6 टू द पावर n, हम लोग गिवन क्या है 6 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यही तो गिवन है। तो 6 टू द पावर, इसलिए मैंने लिख दिया विद द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव 6 to the power n equal to 6 to the power 1, 2, 3, 4 dot dot 6 to the power n, n is any natural number, तो लास्ट तक आप जा सकते हैं जहां तक लेना है। नाउ फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3, ये मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करके समझाया है, उसको लिखने का तरीका यहाँ हम आपको बता रहे हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होगा, 2 और 3, इसके अलावा और फैक्टर पॉसिबल 6 का नहीं है। और ये ज्ञान हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, दिस वी हैव फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये नॉलेज हम लोग को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स देता है कि 6 का फैक्टर्स 2 और 3 ही होता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बट 6 to the power n to be end with 0, it should have 5 as a factor, लेकिन हमको पूछा है कि भाई अब 6 to the power n जब n नेचुरल नंबर है तो ये 0 से एंड करेगा क्या। तो हमने ये बात स्टडी करने के बाद, हम लोग लॉजिकली बात करने के बाद ये पता चला लिए कि 6 to the power n को अगर 0 से एंड करना होगा तो इस 6 to the power n में 5 एक फैक्टर होना पड़ेगा, ठीक है। तभी 6 to the power n जो है, जहां n नेचुरल नंबर है, वो 0 से एंड करेगा, लेकिन वो संभव नहीं है। बट
is not possible as the factor of 6 are 2 and 3 only. लेकिन ये 5 as a factor of 6 to the power n where n is natural number ये संभव नहीं है, क्योंकि यह हम जान रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम से कि 6 के फैक्टर्स 2 और 3 ही होता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया, 1 2 3 4 5 लाइन में एक्सप्लेनेशन दिए, और ये लास्ट लाइन जो है ये आपका कंक्लूजन लाइन है। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n इन नेचुरल नंबर फॉर व्हिच 6 to the power n ends with the digit 0। ठीक है ना, ये आपका कंक्लूजन लाइन हुआ, ये लाइन कंक्लूजन लाइन हुआ। अब इसी को आप आंसर कह लीजिए और क्या। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या ना के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ये दो सेट ऑफ नंबर्स आपको दिया गया है, पूछा है कि क्यों ये दोनों कंपोजिट नंबर है, ये आप बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, इसको थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। क्या जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में? हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड हो जाए, अपने आप से डिवाइड हो जाए और उसके बाद कुछ और नंबर से डिवाइड हो जाए तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एक कंपोजिट नंबर जानने का ये तरीका है। दूसरा, 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर पैदा होता है, जो नंबर बनता है, उसे भी हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से कंपोजिट नंबर को आप जब एक्सप्लेन करिएगा, डिफाइन करिएगा, तो नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड आल्सो बाय सम अदर नंबर। अगर इसके कंसेप्ट के और डेप्थ में आप जाइएगा तो आप और क्या जानते हैं, 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टिंग वैल्यू आता है वो भी कंपोजिट नंबर है। तो हमें जो दो सेट ऑफ नंबर दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करके कंसंट्रेट करेंगे, फिर इसका फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद देखेंगे कि इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 से अधिक आ रहे हैं या दो भी कम से कम आ रहे हैं। अगर 2 प्राइम फैक्टर इसमें हमको मिल जा रहा है तो हम बोलेंगे ये कंपोजिट नंबर है। अगर 2 प्राइम फैक्टर भी हमको नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर नहीं है। समझ में आया कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये मैंने आपको थ्योरेटिकली वर्बली एक्सप्लेन कर दिया। अब न्यूमेरिकली इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आइए देखिए। गिवन दैट दिया हुआ है 7 11 13 7 into 11 into 13 इन प्लस 13, तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1001 आया और 13 को ऐड कर दिया, टोटल रिजल्ट आ गया 1014। मैंने भी बताया था ना कि इन सभी नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हुए कंसंट्रेट कर देंगे, तो मैंने कंसंट्रेट कर दिया तो ये आ गया 1014। अब 1014 को मैंने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, तो हम प्राइम फैक्टर कन्वर्ट करने का प्रयास किया तो हमने पाया 2 3 13 और 13। ठीक है, thus प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1014 इक्वल टू 2 into 3 into 13 into 13। तो आपने कितना प्राइम फैक्टर प्राप्त कर लिया वहां, 1 2 3 4 टोटल 4 प्राइम फैक्टर्स आपने प्राप्त कर लिया इस गिवन नंबर के सहारे। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1014 आर 4 इन नंबर, 4 ठो है इन नंबर। ठीक है, हेंस इट्स अ कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ? आपने जो भी नंबर दिया था उसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल नंबर बना लिया, उसके बाद उसको आप काके डिवाइड करने के बाद इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। जब प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए उसके बाद आप काउंट करिए कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 प्राइम फैक्टर्स हैं।
जो कि 2 से अधिक है, जबकि 2 ही सफिशिएंट है हमारे लिए। अगर केवल 2 प्राइम फैक्टर्स मिल जाए तो इसको मल्टीप्लाई करने से ही जो नंबर बनेगा वह कंपोजिट होता है, लेकिन यहाँ तो 4 है। तो सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1014 आर 4 इन नंबर, 4 ठो है, इसलिए ये क्या हुआ, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर जो गिवन आपका है ये कंपोजिट नंबर हो गया। आइए सेकंड सेट ऑफ नंबर देखिए। यहाँ जो सेट ऑफ नंबर आपको दिया हुआ है यह 7 6 5 4 3 2 1, इन सबको मल्टीप्लाई करके रखा है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको 5040 मिला, और इसमें प्लस 5 है तो यहाँ प्लस 5 लिख दिया, और ऑन एडिशन मेरे को मिला 5045। ठीक है, अब 5045 को मैं फैक्टर करने का प्रयास किया तो हमें यहाँ भी 2 फैक्टर मिल गया, एक 5 एक 1009। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5040 आर 2 इन नंबर। यहाँ 2 तो प्राइम फैक्टर्स है, 1 and 1 2। ठीक है, तो इसलिए चूंकि ये 2 नंबर आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हेयर प्राइम factors of 5045 are, और इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 इंटू 1009। ये भी आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इस सोल्यूशन में। ठीक है ना, उसके बाद आप लिख दीजिए, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5045 आर 2 इन नंबर, एक और एक 2, 2 इन नंबर, हेंस इट्स अ कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए। वेल गाइस, नाउ सी द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट एक्सरसाइज 1.1 इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा सीरियसली देखना इसलिए जरूरी है कि इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या करना है और कैसे करना है, क्यों करना है, काहे करना है, ये जो प्रश्न है इसको बढ़िया से नहीं समझिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ढंग से नहीं सॉल्व कर पाइएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, क्वेश्चन इज व्हाट, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. Start same point से कर रहा है, ठीक है, एक ही समय में कर रहा है और एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, अगर ऐसा कर रहा है देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने समय के उपरांत, हाउ मेनी, मैंने थोड़ा सा डॉट लगा के रख दिया है इसमें, डॉट 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 डॉट, यही समझदारी की सबसे इंपॉर्टेंट और जगह है। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है कि इसको एलसीएम से सॉल्व किया जाए या एचसीएफ से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक की पॉइंट देता हूं, उसको मेमोरी में डाल के रखिए। हाउ मेनी, जब इस शब्द का प्रयोग हो तो एचसीएफ नहीं, एलसीएम। ठीक है, आपने देखा है ना, एचसीएफ ऑलवेज एलसीएम से कम होता है। तो जब भी हाउ मेनी की बात आए, मेनी का बात आए, तो एलसीएम करना होगा, एचसीएफ नहीं करना होगा। इस बात का ध्यान रखिए, तभी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप आराम से बनाएंगे। अगर ये बात समझ जाते हैं आप तो इसके बाद ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्या है ये, 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स, कहाँ गया ये 18 मिनट्स
और 12 मिनट्स, इन दोनों का एलसीएम इसका आंसर है, सीधा सीधा बात है। लेकिन समझना पड़ेगा क्या, क्यों, काहे और कैसे। ठीक है, तो देखिए, एज यू ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन इज हियर, एज यू ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन दैट रवि टेक्स less time than Sonia for completing the round. As they are going in the same direction, they will meet again at the starting point will be the LCM of 18 and 12. एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही जगह से स्टार्ट किया है, और अधिक से अधिक समय कितना लगेगा, ये 3 पॉइंट सब्जेक्ट करता है, मार्क करता है कि आपको इन दोनों टाइम का एलसीएम निकाल देना है और बता देना है कि इन दोनों को एक साथ फिर से इकट्ठे उसी पॉइंट में मिलने के लिए इन दोनों के द्वारा जो रिक्वायर्ड टाइम्स है उसका एलसीएम निकालने होंगे। आई बात समझ में? फिर से देखिए, एज यू ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन दैट रवि टेक्स लेस टाइम, ठीक है, रवि 12 मिनट लेगा तो लेस टाइम हुआ ना, लेस टाइम देन सोनिया फॉर कंप्लीटिंग द राउंड एज दे आर गोइंग इन द सेम, देखिए यहां कंडीशन है, एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 और 12 एंड 18। ये समझना है आपको, सेम डायरेक्शन, स्टार्ट फ्रॉम सेम टाइम, मिलना है सेम पॉइंट पर, और मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आइए, अब एलसीएम निकालना तो बउआ का बात है, इतना इतना एलसीएम आप निकाल लिए, कितना कठिन कठिन नंबर का एलसीएम निकाल लिए, तो ये क्या है, ये तो छोटा सा चीज है, 18 एंड 12, तो 18 को आप ब्रेक कर लिए 2 3 3, आपको मैंने बहुत डिवीजन से ब्रेक करके दिखाया है, 18 तो कोई टफ नंबर है नहीं, इसलिए मैंने सिंपली इसका फैक्टर्स निकाल कर रख दिया, 3 3 9 2 18, और 12 का फैक्टर निकाल कर रख दिया, 3 2 6 2 12, ठीक है, दोनों का निकल गया। एलसीएम क्या होता है, ऑल कॉमन फैक्टर्स के लिए एक टुगेदर विद ऑल अनकॉमन फैक्टर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करने से, मैं रिपीटेडली हर क्वेश्चन में ये बात बताते आ रहा हूं, अब तो आपको दिमाग में ये बात 100% बैठ गया होगा अगर आप ध्यान से सारी बातें मेरी सुनते जा रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ कॉमन वन है, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या होगा, देखो यहाँ 2 ठो 2 है, यहाँ 1 ठो 2 है, तो 1 2 और 1 2 के लिए 1 2 आ गया, और 1 2 यहाँ पर पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए वो आ गया। फिर 3 देखिए, तो 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है 2, तो 1 3 के लिए 1 3 कॉमन आ गया, और 1 3 वहां पर एक्स्ट्रा है तो 2 3 आ गया, ठीक है ना। जैसे आप देखो, ये 2 और ये 2 के लिए 1, और ये 3 और ये 3 के लिए 1, तो 1 1 2 और 1 3 आपको मिल गया। यहाँ क्या बच गया, 1 3, यहाँ क्या बच गया, 1 2, तो कितना हो गया, 2 2 2 2 3 हो गया, तो 2 2 4 और 3 3 9, 4 9 36, तो आपका आंसर आ गया। Hence they will meet again after 36 minutes, ठीक है। Thus the exercise 1.1 ends here. Now come to next exercise of the chapter, that is 1.2, ठीक है। मैं एक छोटा सा बात फिर से रिव्यू कर दूं आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में 100 मार्क टारगेट रखने वाले लोग इस बात पर जरूर ध्यान देंगे कि नीट एंड क्लीन दोनों साइड में मार्जिन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये जो रेड मार्जिन है इसके टॉप में लिख के रखेंगे रफ, और इस साइड में जैसे मैं लिखा हूँ क्वेश्चन नंबर और सॉल्यूशन अवश्य लिखेंगे, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। और जो भी स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसमें तो कैलकुलेशन को खास इन्वॉल्वमेंट है नहीं, जो कैलकुलेशन है उसको रफ मार्क में हम परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्मेंस के बाद ये क्रॉस एक कट कर देंगे, ठीक है।
इससे आपका क्रेडिट बहुत होगा। बहुत समय मैं एक बार बोला हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, हम लोगों ने ड्यूरिंग इवैल्यूएशन बहुत बार देखे हैं कि रफ वर्क में जो बच्चा कैलकुलेशन किया है, जो स्टूडेंट कैलकुलेशन किया है, वो सही कैलकुलेशन किया है, लेकिन उसी को जब आंसर में लिखने के लिए वो नंबर लेकर के आया तो उसमें उसको एग्जामिनेशन टेंशन के चलते, कुछ हड़बड़ गड़बड़ के चलते कुछ गलत लिख दिया। जैसे माने कि 56 कैलकुलेशन से रिजल्ट आ रहा था, लेकिन लिखने के टाइम उसने 65 लिख दिया। तो एग्जामिनर इस बात पर ध्यान देता है कि रफ वर्क में तो इसने ठीक किया भाई, आंसर लिखने के टाइम गलती कर दिया। अरे भाई ठीक है, हो सकता है, अरे कितना बड़ा बच्चा है 10 का, 10 और 5 15, यानी कि 15-16 साल का ही तो बच्चा है, इतना ही तो उसका लाइफ का एक्सपीरियंस है। गलती हो गई है एग्जामिनेशन टेंशन के चलते, चलो इसको एक्सक्यूज करो, इसका मार्क्स अवॉर्ड करो, ठीक है ना। तो इन सब छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ जरूरत है इम्प्लाइज दैट लगाइए, जहाँ जरूरत है और लगाइए, एंड लगाइए, सो लगाइए, देयरफॉर लगाइए, सिंस लगाइए, ये सब लगाने का जो पोजीशंस है, प्लेसेस है, उस पर ध्यान बढ़िया से केंद्रित करिएगा और इन सब का इम्प्लीमेंट ठीक से करते जाइएगा, तो आपका मार्क्स जो है बहुत बढ़िया से आएगा। और 100 के टारगेट रखने वाले बच्चों को तो इन सब बातों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तभी आप 100 में 100 ले सकते हैं। तो चलिए, दी exercise 1.1 ends here, and then I'm coming with exercise 1.2 again. Well, thank you.